हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर जो है वो है मानचित्र। इसके पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आपको पता है सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं, और हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, सारी एनसीईआरटी कवर करा दी जाएंगी। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब पर हमारे लिए काफी उपयोग साबित होता है। देखो, इसका हम पिछले में जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने ग्लोब को पढ़ लिया है। ग्लोब पे जो है कि पृथ्वी की सीमाएं होती हैं और पृथ्वी का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। तब ग्लोब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो उपयोगी साबित होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ग्लोब तो चलो, अगर देश के बारे में जानना है तो वो तो हम कर सकते हैं, मतलब पूरा। अगर लेकिन किसी एक भाग के बारे में जानना, जैसे अपने देश के बारे में जानना है, तो अपने देश का जो मानचित्र है उसपे अलग-अलग कलर से मतलब किया गया है कि पहाड़ ये होते हैं इस रंग से, और फिर ज़मीन का ये रंग होता है। तो उसके लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जिलों, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने का माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र आप लोग देख लीजिए। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन जैसे अब ये है गोला, पृथ्वी तो हमारी जर्ट शेप की है ना, ऐसे झुकी हुई है, थोड़ा-सा बन नहीं रहा है, वो उस टाइप की है, तो उसको चपटी करना तो वो नहीं है, लेकिन एक मतलब कि एज़्यूम करके बनाया गया है मानचित्र को। लेकिन एक गोलाकार सतह को चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में इस तरफ पेड़ है, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ समुद्र है, इधर नदी है और इधर गाँव है, इधर शहर है, तो हमें मानचित्र से ही पता चलता है ना। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। जैसे अब देखिए, हम लोग के गाँव का भी मानचित्र होता है, तो हम लोग के गाँव का एरिया, गाँव, अगल-बगल के गाँव और खेत-वेत दर्शाता है, तो इसी की बात कर रहा है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं। जो बड़ा मानचित्र होता है उसमें किताब की तरह तथ्य होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। जैसे आपने एटलस देखा होगा। एटलस ज्योग्राफी से हम लोग अगर पढ़ते हैं मैप, तो एटलस का यूज़ करते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग-अलग पैमाने में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र से हमें एक ग्लोब की मतलब अपेक्षा कंपेयर करें तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से नीचे वर्णित किया गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र वो होते हैं जब ऐसे मतलब समझ लीजिए, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों को दर्शाया जाता है, वो भौतिक मानचित्र होते हैं। और इस मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र भी कहते हैं। अगला है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे राज्यों का नगर, शहर, गाँव, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमैटिक मानचित्र वो होते हैं जो सड़क के मानचित्र को, वर्षा के मानचित्र तथा वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाते हैं, उसे थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक, पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। बिना प्रतीक देखो, पहले तो हमें ये करना है कि जैसे 2 शहर हो गया तो पता करना होगा किस, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो कैसे पता करेंगे इनकी क्या है, इनके बीच की दूरी। तो पहला दूरी होना चाहिए, फिर दिशा, किस दिशा में है ये भी होना चाहिए, और प्रतीक मतलब कोई एक सिंबल होना चाहिए ना, कि हाँ इस सिंबल से, जैसे कि मैप में हमने देखा है कि हमारे जो कैपिटल होते हैं उसको एक डॉट से दर्शाया जाता है, तो प्रतीक भी होना चाहिए।
अब दूरी, दूरी हम देखते हैं। पहला जो है मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व है उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच दूरी जो है वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। मतलब जैसे देखिए एक दूरी हो गया मानचित्र पे, अब 50 किलोमीटर और से लेके 100 किलोमीटर मानचित्र बनाना तो इतना इम्पॉसिबल है, लेकिन मतलब एक पैमाना सिंबल किया जाता है, मतलब कि माना जाता है कि इसी पैमाने, जैसे पाम हो गया 10 किलोमीटर है, जैसे हमारे स्कूल का जो हो गया वो 10 किलोमीटर हमारे घर से हो गया, तो हम मानचित्र 10 किलोमीटर का थोड़ी बनाएँगे, एक सिंबल बना देंगे हम। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र में दिखाई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे पैमाना स्थल जो बनाया जाता है, वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिससे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करते हैं। मतलब उदाहरण के लिए जैसे हो गया आपका घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, तो लेकिन आप मानचित्र पर कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 2 सेमी बराबर 10 किलोमीटर। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन वैसे नहीं है। अब आप वैसे अगर 5 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये ऐसे दर्शाना हो गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र एक सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। मैंने आपको अभी बता दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है मानचित्र का वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब पैमाना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी मानचित्र के लिए। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाओ। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। इसे जो है ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे अब आपके गांव या शहर को दिखाना है तो हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार का जो मानचित्र होता है उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये रहा, ये देखिए आप, जैसे ये हो गया किसी, ये करीम है उसका घर हो गया, करीम का घर यहाँ है, फिर करीम का दुकान यहाँ पे है, फिर ये पोस्ट ऑफिस है, ये सामुदायिक केंद्र है और ये विद्यालय है, ये खेल का मैदान है। तो ये सब मतलब कि मीटर से दर्शाया गया हुआ है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अब दूसरा जो देखते हैं हम वो दिशा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिशा को हम 4 भागों में बाँटते हैं। 4 भागों में हम दिशा को बाँटते हैं। पहला वाला जो हमारा होता है ये होता है नॉर्थ साइड मतलब कि उत्तर। ये साउथ होता है मतलब दक्षिण। ये दक्षिण होता है। ये हमारा ईस्ट होता है, पूर्व होता है, और ये जो हमारा है वेस्ट होता है। वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम। तो ये हमारे 4 मतलब दिशाएँ जो एकदम मेन है। अधिकतर मानचित्र पर ऊपर दाहिनी की तरफ तीर का निशान बना होता है, उसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ से हो गया, अभी हमने आपको बताया उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे अभी ये वाला हो गया, आप सिंबल देख के समझ आइए। ये दिशा जो है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसको उत्तर रेखा भी कहा जाता है। जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगाओ। ऐसे ही आप पूर्व और पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगाओ। तो पूर्व ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। चित्र 4.2 में आप 4 मुख्य दिशाओं को देख सकते हैं। 4 मुख्य दिशा जो होती हैं ये हैं 1, 2, 3, 4। मुख्य दिशा सिर्फ 4 है हमारी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये 4 दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जब मैं दी थी तब। प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। 4 की ये बीच की 4 दिशा उत्तर पूर्व, ये देखो अब इन दोनों के बीच की 4 दिशा, इसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उत्तर पूर्व मतलब देखो उत्तर और पूर्व के बीच में है तो ये उत्तर पूर्व हो गया, और फिर उसके बाद ये
पूर्व और दक्षिण के बीच में हो गया है तो दक्षिण पूर्व हो गया, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो उत्तर और पश्चिम हो गया। तो ये 4 और दिशाएं निकल के आती हैं। पहला जो हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मतलब इस यही जो दिशाएं हैं, मतलब कोई भी पता लगा सकता है कि कौन से स्थान पे खड़ा हुआ है, किसी भी स्थान की या फिर स्थिति का। ये रहा, आप चित्र भी देख निम्नलिखित मतलब अभी जो हमने देखा चित्र, उसमें पता लगाना था विकास के घर से सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान और दुकान, विद्यालय से की दिशा क्या है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाते हैं। दिक्सूचक की सहायता से हम किसी स्थान का पता लगाते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। दिक्सूचक जो है उसकी सहायता से हम लोग स्थान या दिशा का पता लगाते हैं, और यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दिशाओं का पता लगाते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये याद रखिएगा, जो दिक्सूचक की वो होती है सुई, इसके ये हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है, उत्तर और दक्षिण के दिशा में। जैसे अब इसको याद कर लीजिए, बस यही लाइन याद कर लीजिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो दिक्सूचक की जो सुई होती है उत्तर दक्षिण में होती है। अब प्रतीक पे आते हैं। जो लास्ट का है वो सिंबल है हमारा, उसको देखते हैं हम। सिंबल जो किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक जो है वो है यही प्रतीक या सिंबल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर तीसरा है महत्वपूर्ण घटक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वो निश्चित अक्षरों या छाया रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करते हैं या फिर दर्शाते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कैपिटल हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गया, तो उसको हम कैसे दर्शाएँगे? ऐसे डॉट से दर्शा देंगे। उसमें जहाँ पे डॉट बना होगा, वो हो जाएगा वो कैपिटल का सिंबल। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रतीक जो है ये कम स्थान में जानकारी मतलब अधिक प्रदान करते हैं। जैसे कैपिटल को इतना बड़ा लिखा तो है, लेकिन हम सबका नाम लिखा है समझ नहीं पाते, लेकिन अगर वही सिंबल बस लगा है तो सिंबल से हम समझ जाते हैं कि ये है हमारा मानचित्र का उस राज्य का जो कैपिटल है। मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनके अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन्हीं चित्रों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्र की अपनी एक भाषा होती है विश्वव्यापी, जिसे कोई भी लोग समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय सहमति के अनुसार ये इन प्रतीकों को डिसाइड किया गया है। जैसे ये हो गया रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन। ये हो गया बड़ी लाइन, ये हो गया मीटर लाइन, और ये हो गया रेलवे लाइन। ये इसका सिंबल हो गया। सड़कें पक्की सड़कें दो प्रकार की होती है ना, पक्की और कच्ची। ये पक्की सड़क हो गई, ये कच्ची सड़क हो गई। गांव में हम लोगों की कच्ची सड़क है, और कहीं हम बाहर रोड पे निकलते हैं तो पक्की सड़कें दिखती हैं। अंतरराष्ट्रीय राज्य जिला, ये रहा देखिए अंतरराष्ट्रीय राज्य जिला। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। आप देखे होंगे अक्सर नदी को, महासागर को यही नीले रंग से दर्शाया जाता है। और मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, और ये मंदिर को इस तरह और गिरजाघर को इस तरह, मस्जिद को इस तरह और छतरी को इस तरह जो होता है ये दर्शाया जाता है। पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखा जाता है, एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिखा जाता है, पुलिस स्टेशन को पीएस लिखा जाता है। बस्ती कब्रिस्तान को ये इस तरह से बस्ती हो गया, और ये कब्रिस्तान हो गया। पेड़ को इस तरह से, घास को इस तरह से, तो मानचित्र में इसी तरह से तो बताया जाता है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक जो होते हैं वो दर्शाए गए, अभी हमने देखा है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी किया जाता है इसी उद्देश्य के लिए है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। नीले रंग का प्रयोग जो है वो जलाशयों, महासागर, नदी, इसके लिए किया जाता है। भूरा रंग का जो प्रयोग है पर्वतों के लिए किया जाता है। पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग मैदान। देखो हरा जो होगा वो हम समझ जाएंगे, ये हरा से हमारा मैदान हो गया। और ये हम लोग नीला रंग भी समझ जाएंगे, नीला रंग भी हमारे मतलब महासागर, पानी, जल, नदी को किया जाता है। भूरा रंग पर्वतों के लिए किया जाता है, पीला रंग जो है वो पठारों के लिए किया जाता है। अब हम रेखा चित्र देखते हैं। रेखाचित्र एक आरेखण है। रेखाचित्र जो है वो एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है।
कभी-कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते की जानकारी नहीं है आपको। आपका मित्र अपने घर के रास्ते बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने का सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका, अब हम खाका देखते हैं, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका होता है। मतलब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका होता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। मतलब एक बड़ा-सा पैमाना वाला मानचित्र होता है, उससे हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राज्य, कैपिटल, कहाँ पे पहाड़ हैं, पर्वत, ये सारे कुछ। नदी, महासागर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम कभी-कभी न जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम उसे जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। अब मानचित्र में हमारा एरिया तो दिखाया जा सकता है। मान लो हम जो हमारे गाँव का मानचित्र होगा, हमारे तहसील का, उसमें तो हमारा घर भी हम देख सकते हैं, चलो हमारा इधर घर है। लेकिन वो तो ये थोड़ी बता सकता है कि हमारा रूम इतना इतना है, इतना बड़ा है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है। तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम खाका का प्रयोग करते हैं। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये खाका हो गया है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं स्कूल भुवन एनसीईआरटी, ये वेब पोर्टल है। इसको देखना क्योंकि ये स्कूल भुवन जो है एनसीईआरटी वेब पोर्टल, ये एनसीईआरटी और इसरो की सहायता से बनाया गया है बच्चों के लिए। मानचित्र का भी अध्ययन कर सकते हैं आप आराम से इसको। ये पोर्टल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा अगर मन होगा तो। तो ये चैप्टर खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।